बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें। प्यारे घर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी मेरा सलाम पहुँचे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ मान रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, थैंक यू सर, वेरी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कमेंट्स मैं सारे पढ़ता हूँ और आपके कमेंट्स से ही मेरा जो है ना हौसला बढ़ता है। इतनी आप मुझे दुआएं देते हैं कि मेरे पास कोई शुक्रिया के अल्फाज नहीं है। मेरे तो दिल से आपके लिए ढेरों दुआएं हमेशा निकलती ही रहती हैं। तो देखिए, मैंने कल आपसे कहा था कि आज बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है और आज इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से और शफा मुंतकली के हवाले से एक अहम दरख्वास्त की समाअत हुई। इस दरख्वास्त के जो वकील थे लतीफ़ खोसा साहब, वो ये मुसलसल दावा कर रहे थे कि जनाब इमरान खान ईद जो है वो बनी गाला में गुजारेगा। जिन लाया गली उधर हम भी लग गए, हमने भी बातें करनी शुरू कर दी। अच्छा, लेकिन अब जब मैं ये कहता था तो आप भी ये कहते थे, जब मैं ट्रक की बत्ती मगर लाता था तो फिर मैं आपको कहता था मैं खुद लग गए हैं, भजी जा रहे हैं पीछे पीछे। तो खुद लतीफ़ खोसा साहब इतने सीनियर जब एडवोकेट हैं, इतने सीनियर पॉलिटिशियन है, साबिक गवर्नर पंजाब है, वो कोई बात कह रहे होंगे तो किसी वजह से कह रहे होंगे। लेकिन आज लतीफ़ खोसा साहब ने अदालत में खोता ही खून मुके। आज अदालत ने बार है, ऐसा मौका लग रहा था कि अदालत इमरान खान साहब को रिहा करना चाह रही है और लतीफ़ खोसा साहब चाह रहे हैं कि लतीफ़ वो रिहा ना हो। लतीफ़ खोसा साहब को वो सवाल करते थे, एक गेंद खेलने को देते थे कि निकल के छक्का मारो, लतीफ़ खोसा साहब बोल दे जाते थे। इस पे आज जब बाद में मीडिया पे गुफ्तगू हुई तो मतीउल्लाह जान ने तो कमाल ही कर दिया। मतीउल्लाह जान का मैं बड़ा फैन हूँ भाई साहब। आज क्या बात है, आज के इस जबर के दौर में मेरे जैसे लोग जिनको आप कहते हैं कि हम बड़े बहादुरी से बोलते हैं, हम मतीउल्लाह जान को देख के कहते हैं कि क्या बात है यार, सहाफ़ी है, कैसे आंखों में आंखें डाल के सवाल करता है। उसने कहा जी बात यह कि आपकी तो तैयारी नहीं थी खोसा साहब। आपको अदालत ने सवाल किया कि बताएं जेल रूल्स के तहत कैसे इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल करें, तो आपने कहा जी मैं परसों बताऊंगा, मेरी तैयारी नहीं। तो आप इतने दिन की कर दे रहे हो। तो अब मैं वो पंजाबी में कह नहीं सकता कि क्या बल्ले वो कर लेते, मैं नहीं कह सकता। लेकिन भाई तो आप इतने बड़े वकील हो, आप अदालत में जा रहे हो, आपकी तैयारी कोई नहीं है। वहां जाके अदालत आपको खेलने को दे रही है, आप उसमें क्लीन बाउंड हुए जा रहे हो। और लतीफ़ खोसा साहब ने जो है वो तो बिल्कुल ही खोते खूह में फेंक दिया। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन एक और प्लेयर मैदान में उतरा है, इमरान खान का एक और प्लेयर। ये प्लेयर की ना रिप्यूट ये है कि ये जब हर उस चीज में डालते जाए उसे पता होगा मैं पक्की कामयाबी से करूंगा। एतजाज हसन साहब जो है वो भी मैदान में आ गए और उन्होंने इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से दरख्वास्त जमानत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। आज ये दरख्वास्त जमा हुई है, एतजाज हसन पेश होंगे। कल जो नौरीन साहिबा हैं उनकी दरख्वास्त की समाअत होगी। मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई ने एक निकाती एजेंडा जो अब बनाया वो ये कि इमरान खान को किसी तरह भी इससे पहले हमने हॉस्पिटल मुंतकिल कर, और उसके सिलसिले में ये बात कल ही अलीमा खान को अंदाजा हो गया था कि तिलक तेल नहीं का लतीफ़ खोसा साहब जो है ना बस वो एक ढकोसा ही है और कुछ नहीं है। उन्होंने रात कहा जाता है कि वो ग्रुपों में लतीफ़ खोसा साहब को कहा कि पूरी तैयारी करके जाइएगा। उन्होंने चंगी तैयारी की थी। भाई कोई जूनियर वकील होता ना तो हम कहते यार बचा गया, ये तो पता नहीं गई यार खोसा साहब आप तो इतने सीनियर वकील हैं। तो बहरहाल चले, मैं आपके ऊपर कोई अब वो नहीं करता कि यार पता नहीं आपने क्या क्यों किया क्या नहीं किया, लेकिन आपने जो किया कुछ चंगा नहीं किया। वैसे तो जुल्फिकार अली भुट्टो के शहीद के केस में जब उन्हें फांसी लग गई तो उनके जो वकील थे याहिया बख्तियार साहब, उनके मुतालिक बाद में वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी रहे थे, उन्होंने भुट्टो का केस लड़ा था। तो जब भुट्टो साहब को फांसी लगे, फाए चढ़ गए, तो फिर कहा गया कि ये याहिया बख्तियार ने तो केस ही वैसे नहीं लड़ा जैसे लड़ना चाहिए था, लो जी बंदा तो फारिग हो गया था। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई को अपने वकीलों की सफ में भी एक नज़र डालनी चाहिए और इस दफ़ा देखना चाहिए कि ये जनाब अली बंदे ये है भी नहीं कि जो कि गल्ला से गला दड़ने वो गल्ला ही करी जाएंगे। प्रैक्टिकली भी कुछ सलमान सफदर के बयानात आपको कम नजर आएंगे, प्रैक्टिकली आपको उसका काम नजर आएगा। अब एतजाज हसन साहब ने दरखास्त दी है, एतजाज हसन साहब का आप कौन नहीं जानता हो,
ان کی स्ट्रगल, उनकी ईमानदारी, उनकी सियासत के ऊपर खरापन, उनका इमरान खान के लिए खुल्लम खुला मुनाफत के बगैर स्टैंड लेना दुनिया जानती है। तो अब इफ्तिखार हसन साहब मैदान में आए हैं, इसका मतलब ये है कि 3 किलोमीटर की ट्रक वैसे स्लो चलता है, आप कोई अच्छी महंगी गाड़ी के पीछे लगते, चलो बंदा लगे तो किसी महंगी गाड़ी के पीछे तो लगे ना। ये क्या बात है कि बंदा ट्रक की बत्ती के पीछे लगे, लेकिन मैं आपको किसी बत्ती के पीछे नहीं लगा रहा। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जितनी ताकत से पीटीआई इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से मैदान में उतरी, उनकी बहनों ने अलीमा खानम ने कहा ये मत समझिए जेड़ा तुम कहता कि जी वो ईद के ऊपर बनी गाला चले जाएंगे, कोई ऐसी गल नहीं की। हमें उनका केस लड़ना है, उन्हें उनकी सेहत के मामले को जिंदा रखना है। ये जंग शंग में उनकी सेहत के मामले को आप ये ना समझे कि दबा दो के कहीं खत्म कर। तो लेकिन चीजें जो है वो आगे इसी तरह बढ़ रही है कि मुझे ये लगता है कि हो सकता है इससे पहले कोई उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल, मैं ये नहीं कह रहा कि बनी गाला चले जाए, हो सकता है कि इससे पहले हॉस्पिटल मुंतकिल हो जाए। जो हालात मुझे लग रहे हैं, ये दावा मैं भी आपको कर रहा हूँ कि बनी गाला तो वो नहीं जाएंगे, लेकिन हो सकता है इससे पहले वो हॉस्पिटल मुंतकिल। अच्छा जी, अब आ जाए पेट्रोल की तरफ। ये हुकूमत जो है जिसको मैं तो खैर इसे इसलिए नहीं मानता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी सहाफ़ी जो है उसे गैर जानिबदार होना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जी तो पीटीआई की सिर्फ गल कर दो। बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप हमेशा इनके खिलाफ बात करते हो, सहाफ़ी तो जानिबदार नहीं होता। मैं कहता हूँ मैं जानिबदार हूँ। मैं सही और गलत, सच और झूठ, धोखा, फरेब, मैं इनके दरमियान फर्क जानकर मैं हमेशा राइट समझ खड़ा हूँ। जिस तरफ सही दुरुस्ती होगी वो, यही तो हमारे ज़मीर फरोश सहाफ़ियों का अलमिया है जो ये समझते हैं कि पीटीवी में लाखों रुपए की नौकरियां लेके वो अपना ज़मीर बेच के सारी जिंदगी वो जिंदा रहेंगे। तारीख के अंदर उन्हें हमेशा ज़मीर फरोश लिखा जाएगा, तवाइफ सहाफती तवाइफ लिखा जाएगा ऐसे लोगों को। और कभी एक वक्त आएगा कि तारीख के अंदर हम जैसे लोगों को शायद लिखा जाए कि ये उस वक्त जबर के माहौल में जब सब लोग खौफ से बोलना छोड़ के थे हम बात करते थे। मैं कहता हूँ कि हाँ, मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत जो है ये एक जाली हुकूमत है, और उसके ऊपर जो बैठा हुआ शख्स है जो खुद को प्राइम मिनिस्टर कहता है, आप अंदाजा लगाएं, उन्होंने कल कहा मैंने दिल पे पत्थर रखा, मेरा दिमाग कहता था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़नी चाहिए, मेरा दिल कहता था कि कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, और फिर मैंने दिमाग की मान ली। चंगी गाली बड़ी गल बल्ले की बल्ले। लेकिन हजूर को तो पेट्रोल ही आपने वो वाला बेचा है जो सस्ता खरीदा था। अब आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें गिर गई हैं और ट्रंप ने हाथ जोड़ लेने, ट्रंप ने कहा मैनू माफी दे दो। कल यूरोप के अंदर यूरोपियन को बकायदा लिटरेरी उसके कहने का मतलब यही था कि मेरी जान बचा लो, मुझे इस दलदल से निकाल दो। और उसके इस बयान के बाद कि जंग ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, पेट्रोल की कीमतें गिर गई। अब पेट्रोल की कीमतें अगर गिर गई हैं तो क्या आज ही कौम से खिताब करेंगे शहबाज शरीफ साहब और कहेंगे कि मैं कीमतें वापस लेता हूँ? कभी भी नहीं कहेंगे आप, क्योंकि दिहाड़ियां लग गई हैं। ये जो ऑयल कंपनियां हैं, जो आज की ईस्ट इंडिया कंपनियां हैं जो हमारे सर पे बैठी हुई है, आप अंदाजा करें कि एक दफा हुकूमत को ख्याल है कि यार चलो गरीब आवाम ने कोई थोड़ा सुकून दे, उन्होंने कहा जी 15 रुपए कम करते हैं। ऑयल कंपनियों ने रोला डाल दिया, उन्होंने कहा जी हमने तो तेल महंगा लिया हुआ है, हम कैसे आपको सस्ता तेल दे दें। हुकूमत को 15 दिन डिले करना पड़ा। अब कोई कंपनी नहीं बहुत बोल रही, अब कोई बात नहीं कर रही कि जनाब लिए पेट्रोल। आप यकीन करें कि एक रात में ऑयल कंपनियां, उनसे जुड़े हुए शोबे और वो ओगरा के अफसर जो इन ऑयल कंपनियों के साथ मिले हुए थे और बता रहे थे कि कीमत बढ़ने जा रही है, इतनी बढ़ने जा रही है, और इन्होंने तेल की शॉर्टेज करनी थी ताकि वो महंगे दामों बेच सके। एक रात में अरबों रुपए की दिहाड़ी लगाई है उन्होंने। अब आपको मैं बता दूं जनाब, 4 और जहाज हमारे पास आ चुके हैं पेट्रोल के, पुरानी कीमतों वाले ऑयल के साथ आए, लेकिन सानू नहीं मिलना पुरानी कीमतों पे। ये फैसिलिटी हमें नहीं है कि हमें पुरानी कीमतों पे मिले। पूरी दुनिया में इसमें इस वक्त सबसे महंगा पेट्रोल जो है वो हमारा है।
اور ہمارا سب سے مہنگا وزیر اعظم ہے، اور وہ بیچارہ پریشان ہے کہ وہ اب کہیں باہر جا نہیں سکتا، باہر جانے کی پابندی ہے۔ بھائی اگر آپ اتنے بڑے وہ ہیں سفارتکار، تو اگر ہمارے آرمی چیف صاحب سعودی عرب جا کے ان سے مذاکرات کر سکتے ہیں تو آپ بھی چلے جاؤ۔ سارے نو پتہ ہے کہ تسی کسے جوگے نہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اہم فیصلے ہونے ہوتے ہیں وہ جا کے آرمی چیف صاحب کرتے ہیں، قانون نہیں ہے کوئی پوچھتا۔ آپ اوپر ٹی وی پہ بیٹھ کے بس آپ اور جو ہے نا، میں کیا لفظ سخت نہیں استعمال کرنا چاہتا، گن بازیاں کر رہے ہیں۔ اب آ جائیں جی گلف وار کی طرف۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ جو پلوان تھا نا جس کا نام ٹرمپ تھا، وہ تے لمحہ پہ گیا۔ کل اس نے جس طرح کی گفتگو کی، اور اس گفتگو کے بعد اس نے جس طرح کا تاثر ملا ہے یورپ کو، کہ اب وہ یورپ کو اور وہ ممالک کو جو اس سے دور ہو گئے انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم کسی طرح بیچ میں پڑو، معاملہ ختم کرو۔ یہی وجہ کہ اس کا بیسٹ بڈی پیوٹن نے اسے رات فون کیا۔ یہ دونوں بڈی ہیں آپس میں، آپس ہی رل کے کھاندے نے دنیا میں۔ پیوٹن ادھروں کھائی جاتا ہے، ادھروں کھائی جاتا ہے، اوپر سے لڑتے ہی اندر سے۔ یہ بالکل زرداری اور کیا کہتے ہیں نواز شریف ہے، پیوٹن اور وہ ٹرمپ۔ اب پیوٹن بیچ میں کودا ہے اور اس کے بعد کچھ اور کودیں گے تو ایران نے وکرہ کم پاتا ہے۔ انہوں نے کہا جی جو ممالک امریکی سفیروں کو، سفارتکاروں کو اپنے ملک سے نکالیں گے، میں انہیں پیٹرول سستا دوں گا، اپنے حرمت سے بھی گزرنے دوں گا۔ پوری دنیا کی اکانومی اس ٹائم پیٹرول کے اوپر اڑ گئی ہے جا کے، اور اس نے پھر ایک ایسا تیر مارا ہے سفارتکاری کا۔ پھر کل رات جس طرح نتن یاہو کے بھائی کو مارا گیا، یہ وہ کامیابی ہے پچھلے 10-15 دن کے اندر ایران کی، جس کے اوپر ایران کو جتنا فخر کرے وہ کم ہے۔ یہ تاثر بن گیا سی مسلمانوں کا کہ جیڑا مرضی جنوں مرضی مار دیو، کبھی آپ لبنان میں گھس کے مار دو، کبھی آپ حسن کو مار دو، کبھی آپ کیا کہتے ہیں ایران کے صدر کو مار دو، کبھی پاسداران انقلاب کے کسی رہنما کو مار دو، کبھی آیت اللہ کو مار دو، جسے مرضی مار دو۔ آپ حماس کی قیادت کو ایک ایک کر کے مار دو۔ ایسا لگتا تھا مسلمان گاجر مولی ہیں جنہیں جب مرضی جو مرضی کاٹ سکتا ہے، اور جو مار رہے ہیں وہ اتنے محفوظ ہیں کہ ان کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ کل نیتن یاہو کے بھائی کو جس طرح ٹارگٹ کر کے ایران نے مارا ہے، اتنا بڑا چھکا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کل اسرائیل کے اندر تل ابیب ایئرپورٹ کے اوپر باقاعدہ ہنگامہ آرائی ہو گئی۔ جیسے اب رمضان میں راشن بٹ رہے تھے، جیسے غریباں نہیں ہوتی ہے نا ایک دوسرے کو کٹن ڈے ہوتے ہیں کہ اسی کم بڑھ جائیے، کو کہتا ایسی بڑھ جائیے، اسی طرح وہاں پہ ہنگامہ آرائی ہوئی، مار پیٹ ہوئی، لاٹھی چارج ہوا، اسی طرح وہاں پہ سارا رفڑ ہوا۔ اسرائیل یہودی خوف کا شکار ہو چکے ہیں، ٹرمپ خوف کا شکار ہو چکا ہے، اور جو حسین کے رستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں نا، وہ یزیدوں سے نہیں ڈرتے، ان کا سر جھک نہیں سکتا، سر جا سکتا ہے۔ اور ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ وقت کے یزیدوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو قومیں کھڑا ہوتی ہیں، بات کرتی ہیں، انہیں دنیا کی کوئی طاقت میں ہرا نہیں سکتی۔ السلام علیکم۔